गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में वो होगा बेटा लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का मतलब होता है भू संसाधन, यानी लैंड एक रिसोर्सेज के रूप में हमारे लिए कैसे यूटिलाइज है। लैंड की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। ठीक है, हमारी मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ लैंड पर ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर लिखा है, देखेंगे आपकी, वी लीव ऑन लैंड, वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर लैंड पर ही होती हैं। ठीक है, और हम इसका डिफरेंट वेज पर यूज़ कर रहे हैं। दस लैंड इज नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कि देखिए यहाँ पर अलग अलग बोला है कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो सारी की सारी लैंड पर है। चाहे तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो सब लैंड के थ्रू ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं। हाउएवर लैंड इज एन असेस्ट ऑफ अ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। ठीक है, कि हमारे पास जो लैंड रिसोर्सेज है वो सीमित है, कि हमारी पॉपुलेशन चाहे कितनी भी बढ़ जाएगी, हमारे पास रहने के लिए जगह उतनी ही है, हमारी कृषि करने के लिए जगह उतनी ही है। ठीक है, तो हमारे पास लैंड का जो रिसोर्स है वो फाइनाइट है, सीमित है। ठीक है, लैंड का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक, कि जैसे यहाँ पर प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटोज के बारे में है, तो प्लेन का एरिया 43% कवर्ड है, माउंटेन 30% है, एंड प्लेटोज जो है वो 27% एरिया को कवर किया हुआ है इंडिया के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि माउंटेन जो रीजन होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे जो लिखा हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर कि Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning। की लैंड जो हमारे पास है उसकी केयरफुली हमको यूज़ करना है, एक प्लानिंग बना के यूज़ करना है। ठीक है, हम देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पैराग्राफ जो अभी मैंने आपको लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया उसी पर है, कि इन्होंने बोला कि 43% एरिया प्लेन है। ठीक है, 30% एरिया माउंटेन रीजन का है, 27% एरिया जो है वो प्लेटियोस का है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ लिखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री इट इंश्योर पेरेनियल फ्लो सम रिवर्स। की यहाँ पर कुछ रिवर्स जो माउंटेन रीजन से निकलती हैं। ठीक है, तो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है बेटे जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं। ठीक है, गर्मियों में उनका पानी कम नहीं होता। चलिए अब आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की तरफ, कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, के डिफरेंट पर्पस से लैंड का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वो पर्पस क्या क्या है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट है, यानी वनों के रूप में है। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, की कुछ ऐसे लैंड्स हैं जो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, जिन पर आता है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, जहाँ पर कृषि ही नहीं होती। फिर कौन सी ऐसी भूमि हो सकती है जो कृषि के लिए सुटेबल नहीं है, तो लिखा है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, की जहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, रोड्स बनी है, फैक्ट्रीज बनी है, वहाँ भी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलोलैंड्स। फैलोलैंड का मतलब आप समझ लें, क्योंकि फैलोलैंड्स के बारे में यहाँ भी पढ़ना है। फैलोलैंड्स का मतलब होता है बेटा परती भूमि, इसको बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक साल या उससे ज़्यादा समय से खेती ना की गई हो उसको फैलोलैंड कहा जाता है। तो देखिए कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, की और भी ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। परमानेंट पास्चर, पास्चर का मतलब होता है चारागाह। ठीक है, जहाँ पर ग्रेजिंग कराई जाती है, जिसको ग्रेजिंग लैंड भी कहा जाता है। तो बहुत सारे हमारे पास लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, यानी गाय, बैल, बकरी। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, तो उनके लिए भी ग्रेजिंग जो कराई जाती है जो लैंड, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूड इन नेट शोन एरिया, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे उग जाते हैं, ठीक है, जिसको नहीं लगाया जाता, तो वो एरिया भी अनकल्टिवेटेड एरिया कहलाता है। फिर है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, की कुछ ऐसी भूमि है जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती ना की गई, उनको भी अनकल्टिवेटेड कहा जाता है। फिर है फैलोलैंड्स। फैलोलैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फैलोलैंड्स क्या होता है, जहाँ पर कृषि ना की गई। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट फैलो का मतलब होता है कि एक साल
इन 1 ईयर के डिस्टेंस में खेती ना हो, एंड होता है अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, कि कुछ होते हैं जहाँ पर 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं की गई हो, वो भी फैलोलैंड्स में आते हैं। नेट सोन एरिया, ये आपको देखने लायक है कि नेट सोन एरिया का मतलब होता है बेटा शुद्ध जहाँ पर कृषि की जाती है, ठीक। तो ये है एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है बेटा सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, कि जहाँ पर शुद्ध खेती की जाती है, टोटल एग्रीकल्चर एरिया ही इस पर कवर्ड होता है। अब यहाँ लिखा है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर लैंड यूज का पैटर्न क्या रहा है। तो आगे आपको एक बार डायग्राम बनाकर भी बताया गया है, ठीक है, पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिटरमाइंड बोथ फिजिकल, जो फैक्टर्स होते हैं वो फिजिकल भी होते हैं, फिजिकल का मतलब भौतिक हैं, ठीक है, फिर क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स की किस टाइप की सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है, कितना ज़्यादा डेंसिटी है उस लैंड में रहने वाले। जैसे मैं बात करूँ 1947 में हमारी डेंसिटी बहुत कम थी, क्योंकि हमारे पास लैंड ज़्यादा था और रहने वाले कम थे। लेकिन अभी यदि हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है और लैंड हमारे पास उतना ही है, तो हमारी डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन की डेंसिटी वो बढ़ गई है। डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर्पज से अब लैंड का यूज़ कैसे किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 to 61 एंड 2014 और 15 कि किस तरीके से एरिया में कटौती की गई है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको फॉरेस्ट एरिया लिखा हुआ है, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड, यानी नीचे आपको क्या दिया है, कंपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं और 2 प्रकार के यहाँ पर पाई चार्ट बनाया गया है। तो दोनों पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फॉरेस्ट के एरिया को देखते हैं कि फॉरेस्ट का एरिया जो है, ठीक है, पहले रिपोर्टिंग 100% एरिया पर दिया हुआ है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है, ठीक है, 18.11%, 23.3%, ठीक है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, ये ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है, या आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप याद रखें कि भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे क्या लिखा है कि जो हमको समझने वाली बात है कि लिखा है कि लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। लेकिन हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो सिर्फ 93% लैंड एरिया का डाटा है, बाकी 7% का डाटा नहीं। क्यों, उसका रीज़न यहाँ पर लिखा है कि लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। कि लैंड का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है कि यदि हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखें तो असम को छोड़कर कहीं पर भी क्लियरफाई नहीं है। एंड सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। और कुछ एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, कुछ पाकिस्तान का एरिया जो पाकिस्तान ने कवर करके रखा है, कुछ चाइना के अंडर में, तो उनका भी सर्वे नहीं किया गया, इसीलिए इनके डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं जहाँ पर लिखा है द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, कि परमानेंट पास्चर का मतलब जहाँ पर स्थायी चारागाह है, ठीक है, कि जहाँ सिर्फ पशुओं को चराया जाता है, तो पशु बढ़ते जा रहे हैं, जो चारागाह है वही बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हमारी जो लैंड है वो कम होती जा रही है। हाउ वी आर एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, ठीक है, कि यहाँ पर ये बोला कि हमारे पास इतना सारा ह्यूज कैटल्स है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटल्स हैं, कि उनको हम कैसे एक साथ चारा उपलब्ध कराएं। तो क्या होता है, इससे लैंड जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। लैंड डिक्रीज़ को लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, तो ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया।
कि देखिए फॉरेस्ट का जो एरिया है एक डिज़ायर किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, ये बोला गया कि हर कंट्री के पास कम से कम 33% एरिया फॉरेस्ट का होना ही चाहिए। लेकिन हमारे पास 33% एरिया फॉरेस्ट का नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों ने घर बना लिया, ठीक है। अब घर बना लिया, लोगों को रहने के लिए कृषि की ज़रूरत है, तो फॉरेस्ट को हम लोगों ने क्या किया, काटते गए, ठीक है। आगे इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। देखिए ये लिखा है कि एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की 1952 में जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी तो उस पर यह बोला गया था कि 33% फॉरेस्ट का एरिया होना कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि इट वॉज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस फॉर द जियोग्राफिकल बैलेंस द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रैंक्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, ठीक है। कि फॉरेस्ट का होना क्यों ज़रूरी है, देखिए फॉरेस्ट का होना इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ये जो है फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। पर्यावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो इकोलॉजी बैलेंस बना रहता है। और साथ में जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। अब हम आएंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स कि लैंड का डिग्रेडेशन किस तरीके से हो रहा है और हमको उसका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे लिखा कि वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू, कि जो हम लैंड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास्ट जनरेशन में हमारे पूर्वज भी यूज़ करते थे और आने वाले समय में जो हमारा फ्यूचर जनरेशन होगा वो भी इसी लैंड का यूज़ करेगा। तो हमको इस लैंड रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 95% आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, कि हमारी चीज़ की हमारी जो नीड की 95% चीज़ें हैं वो लैंड से ही फुलफिल होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीगेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज द लैंड, कि इन्होंने बोला कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही लैंड का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं। नेचुरल फोर्सेस का मतलब बेटा प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, जैसे लाइक आप देखें अर्थक्वेक है, ठीक है, वॉल्केनोस हैं, इनकी वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर लैंड का डिग्रेडेशन के बारे में लिखा है कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन का मतलब बेटा जंगलों की कटाई करना, ठीक, ओवरग्रेजिंग यानी ज़्यादा चारागाह बनाना, माइनिंग करना, खुदाई करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं लैंड के डिग्रेडेशन में एक सिग्निफिकेंटली रोल अदा कर रही हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scarce and traces of overburdening, ठीक है, कि जो जहाँ पर माइनिंग की जाती है, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं माइनिंग करके, तो जब मिनरल्स निकाल लिया जाता है तो हमारे यहाँ उन माइनिंग को, उन खदानों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है कचरों के साथ, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए लिखा कि इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन, कि माइनिंग के लिए इन स्टेट्स में क्या किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, जिससे लैंड का डिग्रेडेशन हुआ। अदर स्टेट की बात करें तो और लिखा है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग, इन स्टेट पर ओवरग्रेजिंग भी कराई जाती है क्योंकि यहाँ पर कैटल्स की मात्रा ज़्यादा है। is one of the main reason for land degradation in the state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. Over irrigation is responsible for land degradation. तो देखिए इरिगेशन ज़रूरी है, लेकिन ओवर इरिगेशन यदि कर दिया जाता है तो भी वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी ज़्यादा सिंचाई भी आपने कर दी तो भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है बेटा, कि वाटर की सलाइनिटी और अल्कलाइनिटी यानी लवड़ बोलते हैं और क्षार बोलते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर में सलाइन आ जाता है, अल्कलाइन आ जाता है, तो जिससे लैंड जो है वो बैरन होने की स्थिति में आ जाता है और लैंड का डिग्रेडेशन होने लगता है, वो किसी यूज़ का नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बता दिया, इन्हीं के बारे में इंडस्ट्रीज से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, उनसे भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, मृदा पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब जो आता है हमारे पास, ठीक है, कि हमको लैंड डिग्रेडेशन को रोकना कैसे, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि लैंड डिग्रेडेशन को, लिखा है कि देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, की बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लैंड के डिग्रेडेशन को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है यहाँ पर कि अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प फॉर सम एक्सटेंट, कि यदि हमने अफॉरेस्टेशन किया, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा फॉरेस्ट को लगाना, ठीक है, या फिर हमने ग्रेजिंग की चीज़ को मैनेजमेंट किया, यानी चारागाह को मैनेजमेंट किया, तो भी ये डिग्रेडेशन कम हो सकता है। फिर लिखेंगे प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का मतलब आप समझ लें, शेल्टर बेल्ट का मतलब पेड़ों की रक्षक मेखला को बोलते हैं, कि बेल्ट बनाया जाता है बहुत सारे पेड़ लगाकर, ठीक है, जिनसे पेड़ों को आसानी से काटा नहीं जा सकता, उनको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, प्लांट्स का शेल्टर बेल्ट होता है। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोनी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि लैंड को, मतलब जो सैंड है, सैंड ड्यून्स जो हैं, यानी रेत का जो टीला होता है, उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि वहाँ पर हमको थोनी ब्रोसेस यानी कांटेदार झाड़ियाँ लगानी चाहिए, जिससे लैंड का डिग्रेडेशन वहाँ पर भी ना हो। फिर लिखा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, land control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluent and wastes after treatment can reduce land and water degradation in industrial and submarine areas। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि माइनिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, करिए माइनिंग, लेकिन जो वेस्ट निकल रहा है उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद उसको बाहर करिए। ठीक है, इसका एक मैनेजमेंट इन्होंने बोला है कि जो भी वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री से, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, उपचार किया जाए, उसके बाद इनको रिड्यूस किया जाए, जिससे ना लैंड को प्रॉब्लम होगी ना वाटर को प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आते हैं बेटा सॉइल रिसोर्सेज पर। ठीक है, कि सॉइल एज रिसोर्सेज, की सॉइल के बारे में लिखा है कि आप जानते हैं सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।